जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर लेकर उपस्थित हूं आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। जैसा देख सकते हैं आपके लिए मैंने EDU 101 और 102 का वीडियो तो पहले कर दिया, तो आज का पेपर है EDU 103, यानी जो BA फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है जिनका सब्जेक्ट एजुकेशन है, और उनका ये थर्ड पेपर है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन सेकंड। पेपर का नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन सेकंड। ये 3 क्रेडिट का है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि 2021 में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और इनके क्या क्या राइट आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की मदद से आपके परीक्षा की तैयारी में आपको जरूर थोड़ा बहुत मदद मिलेगी, जिससे आप प्रश्नों को समझ पाएंगे और उस प्रकार के अनेकों प्रश्न आप तैयार करके जाएंगे, और इन प्रश्नों को तो बिल्कुल देख के जाएंगे। तो बिना देर की आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो पहला प्रश्न जो आया हुआ है वो कह रहा है, प्रोवाइड एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड एज इफ ही इज हिज ओन चाइल्ड हु सेड, यानी हर बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करो जैसा कि वो अपने बच्चा। तो ये कथन जो है डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कि मैंने हाईलाइट भी किया था, ये क्वेश्चन महात्मा गांधी का है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये महात्मा गांधी ने दिया कि हर बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करो जैसे वो अपना बच्चा है। चलिए अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। बेसिक शिक्षा अधिनियम लागू हुआ। अब ये कह रहा है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको, बेसिक शिक्षा अधिनियम जो है ये 1972 में इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, ये 1972 में इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मुदालियर आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी, यानी द रिकमेंडेशन ऑफ द मुदालियर कमीशन वर रिलेटेड टू, यानी ये किससे संबंधित थी। तो मैं आपको बता दूं कि मुदालियर आयोग जो था वो 23 सितंबर 1952, यानी जो ये मुदालियर आयोग था 1952 में, ठीक है, इसका जो हुआ कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा। इनकी जो रिकमेंडेशन है वो माध्यमिक यानी सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ल्ड फर्स्ट प्री प्राइमरी स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड, दुनिया का पहला प्री प्राइमरी स्कूल कहाँ एस्टैब्लिश हुआ। तो अब देखिए, आपको स्टूडेंट्स तो पता ही होगा कि जो है कि पूर्व माध्यमिक जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, यानी ये इसके जन्मदाता कौन है, इसके जन्मदाता आप याद रखिएगा, इसके जन्मदाता फ्रोबेल है। और ये फ्रोबेल ने जर्मन शिक्षा विद्वान थे। ये कौन थे, जर्मनी के शिक्षा विद्वान थे, और जर्मनी के ब्लैक वर्ग इन द विलेज कॉल्ड ब्लैकेनबर्ग इन जर्मनी, जहां पे उन्होंने प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय या अथवा हम कहें तो बालो उद्यान की स्थापना की थी। तो किसने किया था, फ्रोबेल ने किया था। आप याद रखिएगा, द पर्सन वाज फ्रोबेल, FROBEL। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब इसमें से पूछा केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या है। आप देख लीजिए, आपको स्टूडेंट्स कहूंगा, मैं तो यहाँ बता दे रहा हूँ, आगे क्वेश्चंस के लिए आप जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट को देख के जाएगा, जैसे जिसमें JNU है, BHU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो ये सारे क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये ऑप्शन बदल जाए, कोई जरूरी थोड़ा है कि हर बार BHU दे देगा आपको पहचानने के लिए, तो इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो अपना गोरखपुर विश्वविद्यालय है, ये सब क्या है, राज्य की यूनिवर्सिटियां हैं। ठीक है, राज्य सरकार के अंतर्गत चलती हैं, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये केंद्र सरकार के अंतर्गत इनका संचालन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, मोंटेसरी हैज नॉट एडॉप्टेड इन टीचिंग मेथड, यानी मोंटेसरी ने शिक्षण पद्धति में क्या नहीं अपनाया। तो आपको बता दूं जो ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन अप्रोच इनका था और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि फॉर्मल यानी जो औपचारिक विधियां होती हैं उसके बजाय प्राकृतिक रुचियों और गतिविधियों को विकसित करने के लिए प्रयास करती है। यह प्राकृतिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक होती है। तो ये ठीक है, तो ये इसका जो मुझे राइट आंसर लग रहा है कि उन्होंने इमेजिनेशन को शिक्षण पद्धति में नहीं अपनाया है। ठीक है, इमेजिनेशन, कल्पना को नहीं अपनाया है। बच्चे की कल्पना पे जोर दिया है, लेकिन अब शिक्षण पद्धति में नहीं है कि कल्पना करना। ठीक है, चलिए समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कह रहा है इन विच ईयर द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आप याद रखिएगा ये इग्नू का पूरा नाम है। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि इग्नू का पूरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि इग्नू का जो पूरा नाम है वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यहीं तक। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये भारत की नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। भले ही ये ओपन यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर हम कहें दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय कौन है दुनिया का, तो ये इग्नू है, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1985 में कर दी गई। कितने में की गई थी, 1985 में, यानी 1985 में की गई। और ये दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। इसमें 53 देशों के भी बाहरी मतलब फॉरेनर स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, और इसमें कुल 40 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इससे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, द फादर ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन इज, प्री प्राइमरी एजुकेशन के फादर कौन है। तो अब देखिए, ये जो प्री प्राइमरी को मैंने बताया था, पहला किसने किया था, जर्मनी शिक्षा विद्वान कौन था, फ्रोबेल था। तो आपको याद है प्री प्राइमरी स्कूल का फादर कौन है, फ्रोबेल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्टेसरी पद्धति की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉन्टेसरी मेथड। तो मॉन्टेसरी मेथड की बात करें
तो क्या है, मनोवैज्ञानिकता पे है, व्यक्तिगत शिक्षा पे बल है, यानी फिजियोलॉजिकल एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल एजुकेशन है, तीसरा करा एम्फेसिस ऑन सेल्फ एजुकेशन, ये सब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, राइट, ये जो है यानी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ NIOS। अब छात्रों में आपको बता दूं कि देखो जान ही रहे होगे NIOS क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो बच्चे किसी कारणवश अपनी पढ़ाई स्कूल जाकर नहीं कर पाते हैं और कुछ भी मतलब पढ़ाई नहीं कर पाते और बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो NIOS वो संस्था है जो उनको बिना विद्यालय गए वो घर बैठे अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। इसके लिए वो उनको कॉपी किताब मिलता है। तो जो NIOS है वो 12वीं से नीचे तक की शिक्षा मुक्त रूप से प्रदान करता है, ठीक है। ये औपचारिक शिक्षा का केंद्र है और औपचारिक, ठीक है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, ठीक है, और ठीक है, और ये 12वीं तक की शिक्षा प्रदान करता है। जबकि जो इग्नू है, राशि टंडन है और जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा को प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी फंडामेंटल प्रिंसिपल मेंशन्ड इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी टॉपिक को आप एकदम अच्छे से पढ़ के जाइएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो इसमें 22 फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात की गई है। अगर ये क्वेश्चन को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम आपको मैं बता रहा हूं कि इसमें 22 प्रिंसिपल की बात की गई है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसमें बहुत कुछ बात की गई है। इसमें जो ढांचा की बात की गई है वो 5 धन 3 धन 3 धन 4, ठीक है, इसकी बात की गई है, ठीक है। और ये 1986 के बाद एकदम नई शिक्षा नीति है जिसके हेड डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, यानी इनके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो पद्म विभूषण से भी सम्मानित है, और इनकी अध्यक्षता में नई एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है लागू किया गया। इंप्लीमेंट मतलब इनको इस पे काम हुआ और इसको अपना लिया गया है, ठीक है। कह रहा है हु सेड चाइल्ड सेल्फ डेवलपमेंट इज हिज ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड। अब ये क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट थोड़ा सा मुझे डाउटेड लग रहा था क्योंकि रस्क, महात्मा गांधी, इन्होंने सबने बालक के पूरे ग्रोथ की बात की है, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आया कि ये स्टेटमेंट रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है, अगर आपके पास कुछ है कि कहीं ये किसी और का स्टेटमेंट है तो मुझे आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी। यूजीसी का पूरा नाम क्या है? तो अब मैंने बता दिया यूजीसी क्या है। जो वो संस्था है जो भारत में सभी विश्वविद्यालयों के लिए गाइडलाइन जारी करती है, किस तरह से उनको काम करना है, क्या मापदंड है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सही आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, राइट आंसर ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूजीसी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है द कोठारी कमीशन सजेस्टेड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन हायर एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न इतना अच्छा प्रश्न है और इसको ढूंढने में काफी मुझे समय लग गया, मतलब मैं श्योर नहीं हो पा रहा था कि एग्जैक्टली क्या है। तो मैं बता दे रहा हूं कि हायर एजुकेशन में उन्होंने 1:3 की बात की है। इसके लिए मुझे पूरा कोठारी आयोग की जो ओरिजिनल PDF फाइल थी साइट से जाके डाउनलोड करनी पड़ी। पूरे पता नहीं कितने पन्नों की, 188 पन्नों की रिपोर्ट है। नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 की 188 पन्नों की रिपोर्ट को मैंने खंगाला, तब जाके मुझे एग्जैक्टली श्योर हो पाया, क्योंकि इसका स्पष्ट आंसर कहीं हमको मिल ही नहीं पा रहा था। तो इसका राइट आंसर है 1:3। देखिए हायर एजुकेशन में 1:3 की बात की है, प्राइमरी लेवल पे 1:3 की बात की है, लेकिन जो सेकेंडरी लेवल है उस पर 1:2 की बात की है, यानी 1 संबंधित 2 की बात की है माध्यमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर 1 संबंधित 3 और हायर एजुकेशन में भी इसकी 1:3 की बात की है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी NEP 2020 की ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष। इसका आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये भारत के प्रमुख जो है ये वैज्ञानिक भी है, शिक्षा शास्त्री भी इनको हम कह सकते हैं। तो इनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, ठीक है। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आप पढ़ रहे हैं CBCS पैटर्न, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपना लिया गया है आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय, लगभग सभी जगह अपनाया जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है फादर ऑफ किंडरगार्टन सिस्टम। किंडरगार्टन सिस्टम के जन्मदाता कौन है? तो आपको स्टूडेंट्स तो बिल्कुल बखूबी आप जानते होंगे कि किंडरगार्टन एजुकेशन की बात करें तो इसके जन्मदाता फ्रोबेल है, ठीक है। ओके, आप ये भी देखिए जाएगा किलपैट्रिक की क्या विधि है, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड के लिए किलपैट्रिक जाने जाते हैं। चलिए ठीक है। अब कह रहा है 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेसिक एजुकेशन वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन। बेसिक एजुकेशन को कब इंप्लीमेंट यानी लागू किया गया, पहली बार किस राज्य में लागू किया गया, ठीक है। तो बेसिक एजुकेशन को जो है ये फर्स्ट टाइम 1921 में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। जो बेसिक शिक्षा प्रणाली थी पहली बार उत्तर प्रदेश में 1921 में ही लागू कर दी गई थी, 1921 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है द ऑथर ऑफ द बुक एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अब ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि ये A.N. बासु की किताब है। आप याद रखिए कि एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया A.N. बासु की है। कुछ और राइटर है जिनका नाम यहाँ नहीं दिया गया, उन्होंने भी इस पुस्तक को लिखा है एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। आपको बता दूं एजुकेशन इन इंडिया
हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन, अगर कहे कि भारतीय शिक्षा का इतिहास की बात हो जाए तो एस एन मुखर्जी हो जाएगा। इन्होंने बस इसमें एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, अगर इसमें हम हिस्ट्री शब्द जोड़ दें जो ये है, यानी हिस्ट्री यानी इतिहास, यहाँ पे हिस्ट्री जोड़ दें तो इसका आंसर हो जाएगा एस एन मुखर्जी। लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री नहीं जोड़ा है तो इसका राइट आंसर होगा ए एन बासु। ठीक है, इन्होंने एक किताब और लिखी, एजुकेशन इन इंडिया। एजुकेशन भी इन इंडिया जो है वो सिद्धार्थ नाथ की किताब है, इन्होंने नहीं लिखी है। अगर एजुकेशन इन इंडिया आ जाए मॉडर्न इंडिया की जगह तो ये किताब सिद्धार्थ नाथ की है। ठीक है, श्रीधर नाथ की है, सॉरी। चलिए, तो आपका याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपके ए एन बासु है। ठीक है, ए एन बासु इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके सामने है, आपके जो फोन स्क्रीन या जो भी आप यूज कर रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे है। द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। देखिए, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया तो ये एस एन मुखर्जी की, मैंने पहले ही अभी बता दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिलता है, कंफ्यूजिंग कर देता है। यहाँ हिस्ट्री सब जुड़ा है, यानी यहाँ इतिहास, शिक्षा का इतिहास, हिंदी नाम को देखिए, इंग्लिश नाम को ही ऊपर दे दिया, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो उसका किताब के लेखक है एस एन मुखर्जी। ओके, आप याद रखेंगे। किंडरगार्टन पद्धति में दोष है, क्या दोष है भैया? स्वाभाविकता का अभाव, खेलों की प्रधानता, शिक्षा में कल्पना, ये सभी। तो ये सही, इसका सही राइट आंसर होगा डी, ये सभी दोष है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी सेकेंडरी एजुकेशन का मेजर प्रॉब्लम क्या है? तो इसका जो कह रहा है कि इनअप्रोप्रिएट करिकुलम, उद्देश्य विहीनता, अनुशासन की समस्या, उपयुक्त सभी। तो अगर बात करें कि ये जो सारे समस्याओं का जो जिक्र किया गया, ये सारे हमारी माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं हैं, यानी अनुपयोगी पाठ्यक्रम है, व्यर्थ की चीजें भी हमारे पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीजें जो हैं रहती हैं, जिससे ये दिक्कतें होती हैं, और उद्देश्य पर्पज को ये पूरा नहीं कर पाता है, और प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिनिटीज यानी अनुशासनहीनता, तो माध्यमिक शिक्षा की ये सारी समस्याएं हैं। कह रहा है कि मॉन्टेसरी द्वारा लिखित पुस्तक है, द बुक रिटन बाय मॉन्टेसरी इज। तो स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू कि द मॉन्टेसरी मेथड, द सेक्रेट ऑफ चाइल्ड, द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, ये सारा वर्क जो है ये मॉन्टेसरी का है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। द राइट आंसर विल ऑल ऑफ दिस एबव, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वर द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन कौन था? तो ऑप्शन अब देखिए, कह रहा है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब का? 1952-53 का। अब 1952-53 का जो ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था, ये डॉक्टर लक्ष्मण, मैंने पहले ही बता दिया कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ये मुदालियर आयोग था। आपको बता दूं स्टूडेंट्स, वही इसके वो थे, अध्यक्ष थे, और इन्होंने 52 से लेके कुछ जो टाइम लिया था, एग्जैक्टली अभी थोड़ा सा दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, तो 52 से लेके जो है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो ये मतलब इनके अध्यक्षता में ये बातें हुई थी, तो ये 52 से लेके 54 के आसपास तक ये इन्होंने पूरा काम किया था इस पे। 52-53 का इसको कहा जाता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट। इसी को पढ़ने के बाद मैंने आपको पिछले प्रश्न का उत्तर दिया था, पूरी रिपोर्ट को थोड़ा सा अच्छे से खंगाला था, तो मुझे पता चला था कि 1:3 की बात वो करते हैं बॉयज और गर्ल्स के एजुकेशन में के लिए। ठीक है, हायर सेकेंडरी में। तो इसमें कह रहा है कि अध्यक्ष तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ही हैं, बस यही बताऊंगा। और अभी ये भी आपको बता दूं कि इन्होंने 3 लैंग्वेज सिस्टम को, 3 भाषा सूत्र, यानी जो हिंदी, इंग्लिश और तीसरा क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज, इसका सूत्र प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन की है। कभी मेरे को समय रहा तो आपको डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और ये जो मुदालियर आयोग की जो संस्तुति है इस पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रॉब्लम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज आर। प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं क्या है? अब देखिए, प्राथमिक शिक्षा में क्या क्या है? भाषा की समस्या है, आर्थिक समस्या है, प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, उपयुक्त सभी। सही, एकदम बिल्कुल सही। सभी का ये जो है कि भैया प्राइमरी में क्या है, लैंग्वेज, बच्चा भाषा नहीं समझ पा रहा है, अभी शुरू में आया है, हिंदी बोलना पड़ रहा है स्कूलों में, भोजपुरी भाषी का क्षेत्र में उदाहरण दे रहा हूँ, आर्थिक गरीब है तो नहीं जा पा रहा है, अब प्राइमरी में स्कूल में टीचर ही नहीं है, स्कूल खाली पड़ा है, 1-2 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ये सब समस्या प्राथमिक विद्यालय में है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, द एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो क्या उद्देश्य नहीं है? छात्रों में नेतृत्व की क्षमता का विकास करना, बिल्कुल उद्देश्य है। बी कह रहा है छात्रों को उच्च शिक्षा योग्य बनाना, बिल्कुल ये भी उद्देश्य है। छात्रों में व्यवसाय कुशलता की उन्नति, तो कह रहा है व्यवसायिक कुशलता के लिए, तो ये जो है 10th के बाद ही व्यवसायिक कुशलता के लिए जो है उपयोग, जो बच्चों को रेडी करना, तो माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य ये जो क्या कह रहे हैं कि सीनियर सेकेंडरी यानी जो है आपका, इसमें तो है व्यवसायिक कुशलता की उन्नति करना। तो अगर जो मैं बात कहूं तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब ये जो कह रहा हूं कि इसका अगर देखिए व्यवसायिक कुशलता की उन्नति की बात करें तो बिल्कुल 10th के बाद ही ITI जैसे कोर्सों को भी लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद है बच्चों को व्यवसायिक शिक्षण प्रदान करना है, ताकि वो अपने क्षेत्र में किन्हीं खास स्किल्स को सीख कर अपने क्षेत्र में काम करें। तो मेरे हिसाब से राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सारी विशेषताएं हैं सेकेंडरी एजुकेशन की, सारा उद्देश्य है। ठीक है, ये सारा करना, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से जो लिखा है ये उद्देश्य नहीं है, तो ये सारा उद्देश्य है, तो मेरे हिसाब से आंसर डी सही होगा। चलिए, आप कह रहा है प्री प्राइमरी एजुकेशन बिगिन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कब से स्टार्ट होती है? तो अगर मैं बात करूं कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है
चाइल्डहुड से, कब से स्टार्ट हो जाता है? बचपन से, बाल अवस्था जो कहता है चाइल्डहुड, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका चाइल्डहुड, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल अवस्था से, ठीक है, ये आप इसको फ्रॉम चाइल्डहुड आप समझेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा था, कौन सा हस्त कार्य द्वारा शिक्षा देने के समर्थक है? तो आपको बताऊं, हस्त कार्य द्वारा महात्मा गांधी का जब आप शिक्षा वो पढ़ेंगे, शिक्षा पे विचार पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा है बच्चों से समान, बच्चों की कुशलता का प्रयोग करना चाहिए, उनको उनको नई स्किल सिखाना चाहिए, उनको कुछ वर्क, उनको कुछ पारिश्रमिक देना चाहिए उनके कार्यों के लिए, उनकी रुचियों को बढ़ाना चाहिए, और जिससे वो अपने साथ ही साथ वो किसी कुशल हो सके। तो इन्होंने हस्त कार्य द्वारा शिक्षा देने की वकालत भी की है महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी होगा, सपोर्टर ऑफ टीचिंग बाय हैंडवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। तो एनईपी 2020 के हिसाब से संरचना क्या है? तो मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं, एनईपी के हिसाब से संरचना है 5+3+3+4, और ये जो 10+2 एजुकेशन सिस्टम था, तो ये इसको जगह पे ये कह रहा है कि अब ये क्या है, जो 5+3+3+4 यानी एक से मतलब प्री प्राइमरी से, यानी जो नर्सरी केजी से लेकर 5 साल जो होगा वो 2 तक की शिक्षा प्राप्त करेगा, यानी जो प्रथम 5 साल होगा बच्चा 2 तक की शिक्षा प्राप्त करेगा। फिर जो दूसरा 3 साल 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 से 3 5 तक, तब जब 3 साल और पूरा करेगा तो 5वीं तक की शिक्षा प्राप्त करेगा, फिर 3 करेगा तो 8वीं तक जाएगा, और फिर 4 करेगा तो 8 4 12वीं तक की शिक्षा इस संरचना पे वो पूरी करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हायर एजुकेशन इज कॉल्ड, उच्च शिक्षा को क्या कहते हैं? अब हायर एजुकेशन को क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कहते हैं। कोई इसमें आपको संकोच नहीं होना चाहिए। उच्च शिक्षा जो है वो विश्वविद्यालयी शिक्षा है, और जो स्कूली विद्यालयी शिक्षा है तो प्राइमरी स्कूलिंग, फिर हायर जो सीनियर एजुकेशन है, सीनियर सेकेंडरी वाला जो पैटर्न है वो विद्यालयी शिक्षा तक सीमित है। ओके चलिए अगला तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, एनसीईआरटी वाज एस्टैब्लिश्ड, एनसीईआरटी का स्थापना कब हुई? अब स्टूडेंट जो एनसीईआरटी की गठन हुआ है वो देखिए, अब इस क्वेश्चन में इतना जो भी मतलब बता रहा हूं, इसका एग्जैक्टली गठन 27 जुलाई 1961 को हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर ही 27 जुलाई 1961, 27 जुलाई। ओके आप याद रखिएगा, अगर ऑप्शन आ जाता है 27 जुलाई 28 जुलाई, कंफ्यूजन के लिए आप तो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो आप याद रखिएगा 27 जुलाई 1961 को इसको स्थापित किया गया। और एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये स्वायत्त संस्था है, यानी भारत सरकार के अंदर फ्री बॉडी है, ठीक है, ये अपने आप काम करती है। और इस समय 2022 तक, अभी तक जो एनसीईआरटी का डायरेक्टर है, आप याद रखिएगा उनका नाम रोशन है। तो रोशन इज द डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी सिंस 2022 से अभी तक जो एनसीईआरटी का डायरेक्टर है वो रोशन जी है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज नॉट अमंग द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू ओपन इन इंडिया, भारत में इसमें से कौन सी सबसे पहली यूनिवर्सिटी नहीं है, मतलब शुरुआती यूनिवर्सिटियां नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट सबसे पहले की बात करें तो वो बस कोलकाता है, सबसे पहली यूनिवर्सिटी है वो कोलकाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये वुड डिस्पैच, जो वुड का घोषणा पत्र आया था उसमें इसकी संस्तुति की गई थी, और कोलकाता में पहला विश्वविद्यालय जो है वो कोलकाता में ही खोला गया, ठीक है। जो कोलकाता में इसको खोला गया, तो जो मैं बता रहा हूं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया 24 जनवरी 1857 को, इसकी स्थापना की गई 1857 में। कब? 24 जनवरी को, ठीक है। तो आप 24 जनवरी अगर आप कॉपी पेन लेके नोट भी कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके लिए जो जमीन दी थी वो महाराजा महेश्वर सिंह बहादुर जी ने दी थी, जो इस समय दरभंगा के महाराजा थे, ठीक है। तो महाराजा महेश्वर सिंह बहादुर थे, वो दरभंगा के महाराजा थे, उन्होंने इसके लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए अपनी जमीन दी थी। तो ये पहला विश्वविद्यालय हुआ। लेकिन अब पूछा कौन नहीं था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ इसमें मुंबई में और चेन्नई, इसको कई जगह मद्रास भी लिखता है, तो चेन्नई मुंबई में भी विश्वविद्यालय खोलने की वकालत की गई थी, वुड डिस्पैच में सिफारिश की गई थी। तो ये तीनों हो जाएंगे। और जो लाहौर वाला, अब देखिए जो राइट आंसर आपका आ जाएगा वो हो जाएगा लाहौर विश्वविद्यालय प्रथम विश्वविद्यालयों में नहीं था। लेकिन अगर पूछा एकमात्र प्रथम विश्वविद्यालय क्या था, तो वो कोलकाता था, कोलकाता में खोला गया था। क्या था उसका ईयर भी बता दिया था, 1857 में खोला गया था, ठीक है। तो लाहौर आपका सही आंसर होगा कि इसमें से कौन नहीं है शुरुआती यूनिवर्सिटी, तो लाहौर विश्वविद्यालय नहीं है भैया, और वो अब तो पाकिस्तान में भी है। एमएचआरडी वाज एस्टैब्लिश्ड। अब देखिए एमएचआरडी क्या है, अब देखिए छात्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एमएचआरडी जो है उसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ये 1985 में इसकी स्थापना की गई, 1985 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की गई, लेकिन ये कब तक चला? ये 2020 तक ही चला। इसका नाम एमएचआरडी कब तक रहा? 2020 तक रहा, 26 मत समझिएगा, ये 2020 है, ये 2020 तक रहा, ठीक है। अब 2020 में इस एमएचआरडी का नाम ही बदल दिया गया। एमएचआरडी का नाम बदल के 2020 में क्या कर दिया गया है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इसका नाम अब क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो कब बदला गया इसका नाम? अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाए तो 2020 में बदल दिया गया, तो ठीक है आप याद रखिए 2020 में। ओके चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। अब आरटीई कब लागू हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट्स, ये सब प्रश्न आपको छोड़ने ही नहीं चाहिए, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो आपका इसका सीधा आंसर है 2010 में। और इसमें क्या कहा गया कि जो हर बालक का शिक्षा का अधिकार है जो 14 वर्ष तक का है, और
इसमें इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि जो प्राइवेट स्कूल भी है वो 25% सीट गरीब छात्रों के लिए रिजर्व रखेंगे, जाति के लिए नहीं, बस गरीब छात्र चाहे वो किसी भी क्लास का हो, तो वीकर सेक्शन के लिए 25% सीट रिजर्व करने की व्यवस्था है। आज भी इस व्यवस्था के अंतर्गत आप गरीब है या आपके घर के अगल बगल का कोई गरीब है तो आप उसको जैसे शहर में नामे प्रतिष्ठित कॉलेज में भी अपना फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं और इस आरटीआई के अंतर्गत उसको अप्लाई करके उसमें निःशुल्क एडमिशन पा सकते हैं। 25% सीट कॉलेजों को स्कूलों को बुक करना होता है, बुक रखना है इसी के लिए। अगर आप और हम लोग ये सब जानते नहीं है और उसमें एडमिशन लेने गरीब होने के नाते जाते नहीं है, तो आज से याद रखिएगा, किसी की भी मदद करनी हो, किसी आपका सपना किसी भी बच्चा प्रतिभावान हो तो आप किसी विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो आप उसके अंतर्गत आरटीई के अंतर्गत एक एप्लीकेशन लेकर उसमें अप्लाई कर सकते हैं जब उस स्कूल के फॉर्म आते हैं। चलिए, आप उसकी डिमांड भी कर सकते हैं और आपको कॉलेज मना, आपको वो स्कूल मना नहीं कर सकता आपके बच्चों को एडमिशन देने से, बशर्ते उस विद्यालय में 25% सीट फुल ना हो गई हो, भर ना गई हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? तो सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये 2001 में आया था। ठीक है, ये कब आया था? 2001 में। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन की समस्या नहीं है तो उद्देश्य की समस्या बिल्कुल है, ये भी है। अनुशासन की समस्या ये भी है। कह रहा है पाठ्यक्रम की अनुपेक्षता ये भी है। और लास्ट आंसर है डी, भाषा की समस्या। तो भाषा की कोई समस्या नहीं है, जो तीन होंगे तो ये तीनों है। उच्च शिक्षा की ये समस्याएं हैं कि भैया उद्देश्य नहीं है, कैसा क्यों पढ़ना है, कहाँ पढ़े जा रहे हैं, बीए करने जा रहे हैं, एमए जा रहे हैं, कुछ उद्देश्य ही नहीं क्या करना है, तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ये सब समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए नए कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज, रुचियों को बदल के कोर्सेज, रुचियों के अनुरूप कोर्सेज, ये सारे हैं। तो त्रिभाषा समस्या उच्च शिक्षा की समस्या नहीं है, ये तो अच्छी बात है, समस्या नहीं है। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है। अब ये प्रश्न ये शायद बाल अवस्था से होती है, इसका सीधा आंसर आप डालिए, पेट में से छोटा। अरे प्राथमिक शिक्षा जब बच्चा बचपन में रहता है ना तो बाल अवस्था से ही उसका वो स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो 5 से 7 साल तक माना जाता है। आप याद रखिएगा, इसको एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहते हैं। और ठीक है, और ये 11 से मतलब 5 से 7 साल बच्चा जो एजुकेशन प्राप्त करता है, 5 से 7 साल की उम्र तक नहीं, 5 से 7 साल, यानी वो 11 से 13 साल की उम्र में जो 5 से 7 साल, 7 से 8 साल जो शिक्षा प्राप्त करता है वो प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? विच वन इज अ फॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी। अब विश्वविद्यालय का एक स्वरूप है, तो आवासीय विद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण क्या है? जिस विद्यालय में आवास हो। अब आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय भी इसमें आ जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बीएचयू है। अब कह रहा है एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, ये भी एक उदाहरण है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये भी उदाहरण है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा था? एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? अब एनसीईआरटी की स्थापना मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अब ये 27 जुलाई 1961 को हुई। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1961, याद रखिएगा। अगर डेट में आजकल डेट भी पूछा है और 61 जुलाई अगस्त सब महीना दे रहा है, तो 27 जुलाई 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई, याद रखिएगा। चलिए हाँ, अगला प्रश्न कर रहा है सीबीएसई की स्थापना कब हुई? अब बता दे रहा। अगला प्रश्न जो है सीबीएसई की स्थापना, देखिए प्रश्न बहुत ही थोड़ा सा अलग तरीके का। अगर हम विकिपीडिया पे जाके सीबीएसई की हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है हमारी स्थापना 2 जुलाई 1929 में हो गई थी, लेकिन ऑप्शन तो देखिए 62 दिया है। अब आपको स्टूडेंट्स बता जाऊंगा कि सीबीएसई जो है इसमें 27,000 स्कूल भारत में सीबीएसई के चलते हैं और 27,000 से ज्यादा ही चलते होंगे, प्लस चलते हैं, 27,000 प्लस कहें तो ज्यादा सही होगा। इसकी स्थापना जो है वो 2 जुलाई 1929 को ही हो गई थी, 1929 को हो गई थी। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन को देखें तो उसके अनुसार जो सही उत्तर है वो हो जाएगा इसके साथ 1962। अब ये जो 3 नवंबर 1962 जो है, इसमें इसकी स्थापना नहीं हुई थी एग्जैक्टली। अगर हम कहें, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास यही है, तो 62 में इसका पुनर्गठन कर दिया गया था। और इसका जो पूरा मतलब इसको 52 में एनसीईआरटी का नाम दिया गया। 52 से पहले ये दूसरे नाम से चलता था। उसका नाम भी बता देता हूं कि बोर्ड ऑफ स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन इसका नाम था 1929 से। तो 52 में इसका नाम सीबीएसई रखा गया और इसकी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको सेट किया गया 1962 में। तारीख थी 3 नवंबर 1962। इसको रीडिजाइन किया गया, रिकॉन्स्टिट्यूटेड किया गया 3 नवंबर 1962 को। तो इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। इसको पूरा संशोधन करके इसकी रीस्थापना की गई। ठीक है, 3 नवंबर 1962 को। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? नवोदय विद्यालय संबंधित है। तो नवोदय विद्यालय में आप जानते हैं स्टूडेंट्स, आप भी ने बचपन में फॉर्म भरा होगा, कोशिश सुना है तो जरूर होगा। तो ये प्राथमिक से शिक्षा नहीं देता, ये माध्यमिक से, ये 6वीं से इसमें एडमिशन शुरू होते हैं, तो ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से 103 का प्रीवियस ईयर पेपर के 40 क्वेश्चन किया और इसके साथ ही साथ मैंने कोशिश की कि आपको ढेरों जानकारियां दूं जिससे आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स से शेयर करिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले, अपने फ्रेंड्स। और मुझे सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए ऐसा करिए। मैं बहुत मेहनत से इस वीडियो को आपके लिए प्रिपेयर किया है, मैंने इसमें बहुत सारा रिसर्च किया, मैंने कोशिश किया कि बिल्कुल जीरो एररलेस इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने हमारा EDU 101 और 102 का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लीजिए, क्योंकि कई बार दूसरे प्रश्न पत्र के प्रश्न इस प्रश्न पत्र में रिपीट कर जाते हैं। आपके समय के लिए आपको धन्यवाद। आपकी परीक्षाओं के लिए आपको गुड लक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।